हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारी जो आज की क्लास होगी वो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए होगी, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, हमने पिछली क्लास में इसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो है मेटल रिएक्ट विद एसिड। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है बेटा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है हम इसको अपने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और बेटा मैंने आपको बताया था हमारे जो स्कूल में एसिड्स यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डाइल्यूटेड। प्योर फॉर्म में हम एसिड्स को कभी यूज़ नहीं करते अपने प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ये तो हो गए रिएक्टेंट। हमें बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा अब इसमें? हमें इसमें बेटा प्रोडक्ट हमेशा मिलता था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यही मिला हमें प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, एक दो इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे Fe का। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा एक दो। पहला एग्जांपल है, जब आप आयरन को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा FeCl3 प्लस H2 गैस। ठीक है बेटा, अब ये मैंने इक्वेशन तो लिख दी है, आप लोगों को ये बैलेंस करके लिखनी है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। जब आप मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनाता था हमेशा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा काम है, ये जो इक्वेशंस हैं इनको बैलेंस करने की ट्राई करोगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे एग्जांपल्स कि जब कोई भी मेटल हो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा उस मेटल का, प्लस में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेटा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो? अब बेटा वो एसिड कौन सा है जिसकी एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। वो बेटा आपका जो एसिड है वो है HNO3। एक्सेप्शन है बेटा HNO3। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है नाइट्रिक एसिड। अब इसमें क्या एक्सेप्शन होगी? इसमें एक्सेप्शन देखते हैं बेटा। ये कभी भी जब भी कोई मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस HNO3 जब ये रिएक्ट करेंगे तो बेटा ये सॉल्ट तो बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस कभी भी नहीं बनाएगा। अब बेटा कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमें पता है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता? ठीक है, इसका जो रीज़न है वो हम लिख लेते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऊपर वाले को रब करते हो बेटा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसे। इसका रीज़न लिखते हैं हम लोग, इट इज़ बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing
एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ये अब करेगा क्या? इट ऑक्सीडाइज्ड द H2 gas to produce water। ठीक है बेटा, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जब रिएक्शन में ये हाइड्रोजन गैस बनती है तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना, किस में कन्वर्ट कर देता बेटा? इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आपको रीज़न क्या देना है। क्वेश्चन ये आएगा कि जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती? बेटा इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, ये तो होगी बेटा हमारी बात इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, कि जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो हैं दूसरे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, हाउ डू metals react with solution of other metal salts। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी है, इस वजह हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा, मान लिया ये कोई मेटल है X और इसके साथ किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट है, मान लिया वो है YZ। Y बेटा दूसरा मेटल है कोई, सेकंड मेटल, और जो आपका YZ है, जो आपका कंबाइंड है YZ, ये है बेटा इसका सॉल्ट। ठीक है, और X हमारा फर्स्ट मेटल है। अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि जो एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। बेटा इसके लिए जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो होगी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या थी? रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है, चैप्टर 2 में भी पढ़ाया है। ठीक है, और वही रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी चैप्टर नंबर 3 में भी यूज़ होगी। हम एग्जाम्पल से इसको अब समझेंगे। और अगर एक बार मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ दोबारा लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको एक बार दोबारा ध्यान में आ जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ थी क्या। ठीक है, यहाँ एक बार साइड में बना लेते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को। बेटा प्रॉपर बताता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, आप उसको नोट डाउन ही कर लो एक बार, सही रहेगा। उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ थी क्या? पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का तरीका। याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, पॉपुलर साइंटिस्ट कनिंग मेड zoo in London hot city made up of silver and gold। ठीक है बेटा, ये तो हमारा याद करने का तरीका। ये जो नाम लिखे ये कोई मेटल्स के नाम नहीं है, ये है याद करने का तरीका। इनका जो फर्स्ट लेटर है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ये एक मेटल को बताता है। एक बार लिख लेते हैं कौन सा मेटल क्या है। बेटा पी से होगा हमारा
पोटेशियम, ठीक है। एच से होगा सोडियम, सी से होगा कैल्शियम, एम से होगा मैग्नीशियम, ए से है बेटा हमारा एल्यूमिनियम, जेड से है जिंक, आई से है आयरन लोहा, एल से है लेड, एच से है बेटा हाइड्रोजन, सी से है कॉपर, एम से है मरकरी, और बेटा लास्ट में जो सिल्वर और गोल्ड है वो तो खुद ही एक मेटल है, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है बेटा। ये हमें सीरीज ऐसे के ऐसे ही याद रखनी है। उसके अलावा इन मेटल्स के जो सिंबल्स होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। एक बार सिंबल और लिख लेते हैं। पोटेशियम का होता है बेटा K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड होता है बेटा Au, ठीक है। आपको इसी सीक्वेंस में ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। इस सीक्वेंस में क्यों करनी है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे ही आप इस सीरीज़ में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो बेटा इन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेटा जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है बेटा, जैसे आप इस टेबल में देखोगे जो आपका पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कौन है? सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखोगे जो मेटल जितनी नीचे होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। अब हम बात कर रहे थे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में कि कोई मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। बेटा उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और दूसरे मेटल के सॉल्ट्स। मान लेते हैं हमारे पास है कैल्शियम प्लस CuSO4, ठीक है, ये एक मेटल हो गया, Cu दूसरा मेटल, और कॉपर सल्फेट क्या है? उसका सॉल्ट है। अब बेटा देखो Ca कहाँ पे है आपका? ये रहा आपका Ca, और कॉपर कहाँ है? ये, ठीक है। मतलब Ca कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको इसकी जगह से हटा देगा और ख़ुद क्या बना लेगा? CaSO4 प्लस कॉपर, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगी कैसे रिएक्शन होने लग रही है। ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा दिया है और खुद इसका सॉल्ट आ गया है, ठीक है। और जो कम रिएक्टिव था वो अलग होके सॉल्यूशन में मिक्स हो गया है, हमें कॉपर मिल जाएगा। अब बेटा ये जो रिएक्शन है इसको हम एक नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा चैप्टर 1 था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें बेटा हमने किए थे डिस्कस। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी जानते हैं। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके मेटल सॉल्ट से हटा दे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। फिर एग्जांपल लेते हैं बेटा इस बार Zn प्लस MgSO4। बेटा एग्जांपल लिया है Zn और MgSO4। Zn पहला मेटल हो गया, Mg सेकंड मेटल हो गया, ये क्या हो गया? उसका सॉल्ट MgSO4। अब देखो जिंक कहाँ है? ये जिंक है जो अलग था, जिंक यहाँ है। मैग्नीशियम कहाँ है? Mg है ऊपर। अब बेटा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम जिंक के ऊपर है, मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बेटा अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर आपका होगा कि यहाँ पे
कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने कुछ इक्वेशंस भी दी थी आप लोग करने के लिए, घर से करने के लिए, जिसने की होगी वो समझ गया होगा अभी अच्छे से कि रिएक्शन क्यों नहीं होने लग रही है। ठीक है, अब बेटा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम लेते हैं Na प्लस ZnSO4, इसको देखते हैं बेटा। Na कहाँ है, ये हमारा Na है, और Zn है, Zn यहाँ पे है। अब एक चीज़ बताओ, Na ऊपर है Zn नीचे है, मतलब जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक कम रिएक्टिव है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो Na है जिंक को इसकी जगह से हटा देगा, और हटाने के बाद क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस जिंक। ठीक है, उम्मीद है जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में सिर्फ हमें इतना ही समझना था कि रिएक्शंस कैसे होती है, हमें पता चल गया रिएक्शन कैसे हो रही है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इसका यूज़ होगा। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पॉपुलर साइंटिस्ट कनिंग मेड अ जू इन लंदन, हॉट सिटी मेड अप ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब ये जो स्टेटमेंट हुई इसका फर्स्ट लेटर एक मेटल को डिनोट करता है। P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, S से हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर और G से गोल्ड। और ऐसे ही आपको इसके सिंबल्स भी याद करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे हम लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जो हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो होगी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी बेटा, रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। और वो क्या थे बेटा, मान लिया मेरे पास एक मेटल है Na क्या होता है, सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, Na होता है बेटा सोडियम। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11। ठीक है, अब अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे हम, कुछ याद है? अब लिखेंगे हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले कौन सी शेल आती है, K, फिर L, फिर M, फिर N, एंड ऐसे आगे तक जाता रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 11। फर्स्ट शेल में कितने आते थे, 2। L में कितने आते थे बेटा, 8। अब देखो 2 + 8 10, टोटल कितने हैं 11, मतलब M में सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई समझ में, कैसे लिखते थे। अब बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम का लेते हैं, Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, अब एक बार इसकी लिख के देखते हैं, K में कितने आएंगे, 2, L में 8। अब बेटा देखो 2 + 8 10, बचे कितने, 2 बचे, मतलब M में कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। K शेल में,
L में मैक्सिमम 8, ऐसे ही आगे भी। ठीक है, अब एक मेटल लेते हैं बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा हमारा 20। ठीक है, अब एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं कैसे बनेगी। पहले में 2, फिर 8, 10 तो हो गए, इसमें भी कितने आएंगे? 8। ठीक है, कितने बचे? 2, हो गई 20। इसमें बेटा n शेल तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहली में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कैसे लिखते थे। अब बेटा एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि हमारा कोई भी मेटल या नॉन मेटल कैसे स्टेबल होता है। अब बेटा स्टेबिलिटी की हमने लिए क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था कोई भी मेटल या नॉन मेटल जब स्टेबल होगा जब उसकी वैलेंस शेल हैज़ 8 या हम लोग लिख सकते हैं वैलेंस शेल हैज़ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन से क्या मतलब बेटा? सबसे पहले समझो नोबल गैस कौन सी होती है। बेटा नोबल गैस वो गैसेज हैं जो कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट हैं, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। जब बेटा जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर ये नोबल गैस की तरह हो जाए तो बेटा ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेबल हो गए हैं। जो हमारे मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। अब एक बार जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हमने वर्ड लिखा है इसको और देख लेते हैं कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है या नहीं है। अब बेटा जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सबसे लास्ट ग्रुप है वो ग्रुप किसका होता है? वो है बेटा नोबल गैस का ग्रुप। अब मान लिया हम लोग लेते हैं पहली नोबल गैस, क्या होती है? हीलियम, He, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब टोटली इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसे आएगा? 2। के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ये एक जो शेल है वो फुल है बिल्कुल, ना इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है ना ही कुछ एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत है, मतलब ये पहले से स्टेबल है। अब एक और देखते हैं बेटा, अगली है नियोन, Ne। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नियोन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं? 8। ठीक है, 2 + 8 10 हो गए। अब बेटा ये भी 10 है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? 10। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये मैक्सिमम फुल है जो इसकी बेटा वैलेंस शेल कौन सी होती है? वैलेंस शेल होती है सबसे आउटर शेल। जैसे नियोन में सबसे आउटर शेल कौन सी है? एल बेटा कंप्लीटली फिल है, इसलिए ये एक नॉन रिएक्टिव है, ये एक इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगली है बेटा आर्गन, सिंबल होता है AR और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर है बेटा 18। अब एक बार इसकी लिख के देख लेते हैं, 2, 8 और 8। बेटा देखो L में भी 8 आ गए, M में भी 8 आ गए। हमने क्या पढ़ा है? आउटर शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो ये भी कंप्लीटली फिल है, इसलिए ये भी एक नॉन रिएक्टिव है। अब हम एक बार वापस चलते हैं किस पे? सोडियम पे। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था, है ना। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2, 8, 1। अब देखो यहाँ पे ये तो कंप्लीटली फिल है, ये भी कंप्लीट फिल है, लेकिन जो M शेल है बेटा उसमें एक है, एक एक्स्ट्रा है, ये कंप्लीटली फिल नहीं है। इसी वजह से ये जो सोडियम मेटल है अभी रिएक्टिव है। जैसे ही अगर ये इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को
किसी को दे देगा, मान लिया इसने किसी को दे दिया, तो बेटे इसके पास भी जो वैलेंस शेल कौन सी हो गई, एल बन गई, और अब ये एल शेल भी कम्प्लीटली फिल है, तो ये जो सोडियम है ये एक नॉन रिएक्टिव हो गया है। ठीक है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है और अपने आप स्टेबल हो गया है। अब बेटा अगर कोई भी मेटल या कोई मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो बेटा वो एक आयन बनाता है, और वो कैसा आयन होता है, वो पॉजिटिव आयन बनाता है बेटा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, और हम इसको कैसे लिखेंगे, Na+। अब बेटा यहाँ पे प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को दे दिया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं एक बार मैग्नीशियम को, और देखते हैं बेटा मैग्नीशियम का Mg था, एटॉमिक नंबर 12 था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, 282। अब बेटा देखो ये भी कम्प्लीटली फिल है, ये भी कम्प्लीटली फिल है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। अब बेटा या तो ये 6 किसी से ले ले या फिर 2 अपने किसी को दे दे। हमेशा याद रखना जितने भी मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, और बेटा ये भी क्या बना लेगा, ये भी बना लेगा बेटा पॉजिटिव आयन। और बेटा जब इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो यहाँ आएगा 2+। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो 1 ऑटोमेटिक समझ जाते हैं हम लोग कि यहाँ 1 ही होगा। 1 लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। अगर कोई भी मेटल हुआ, मान लेते हैं कि X मेटल है, अगर उसके ऊपर सिंगल प्लस का साइन है मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर उसके ऊपर 2+ लिखा मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अगर कोई मेटल है X और उसके ऊपर 3+ लिखा है तो उसने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं मेटल्स की कन्फिग्रेशन और स्टेबिलिटी कैसे बनती है मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की स्टेबिलिटी बनेगी इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इनको किसी को डोनेट करके, किसी को देकर। और बेटा लिखने का तरीका क्या है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सिर्फ प्लस का साइन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2+, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, मान लिया कोई मेटल X है उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बेटा कैसे लिखोगे, X 3+। ठीक है, और ये हमेशा बनाएगा पॉजिटिव आयन। ये तो बात हो गई हमारी मेटल्स की। बेटा ये जो ऊपर के 3 थे ये हैं नोबल गैसेस। ये क्या थी, नोबल गैसेस। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मेटल्स के बारे में। अब हमारे बचे क्या, हमारे बच गए नॉन मेटल्स। एक बार नॉन मेटल्स को और देख लेते हैं बेटा कि नॉन मेटल्स कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे अपनी, वो लोग कैसे स्टेबल हो पाएंगे। देखो जो रूल रहेगा वो यही है कि उनको अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फिल करने की कोशिश करेंगे। अब बेशक बेटा वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के करे या किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकर करे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स में बेटा सबसे पहला हम लोग लेंगे नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल बेटा, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने बताया है या हमें 9th क्लास से भी आती है, तो बेटा एक बार पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5। ठीक है, अब देखो ये तो है कंप्लीटली फिल। जो L शेल है, L में बेटा है 5, और स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8, मतलब +3 करना पड़ेगा इसको, है ना। अब बेटा देखो 5 तो ये दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता, इसके बारे में आपको चैप्टर 4 में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी नॉन मेटल
अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता। तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, जो मेटल्स हैं, मेटल्स डोनेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें एक्सेप्ट कौन करेगा, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे बेटा नॉन मेटल्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स उन्हें गेन करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो बेटा नेगेटिव आयन बनाएगा, ये बनाता है बेटा नेगेटिव आयन। ठीक है, इसके पास कमी है कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, N3-। ठीक है, अब एक दो और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6, 2 और 6। अब देखो जो K शेल है वो तो कम्प्लीटली फिल है, लेकिन जो L शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मतलब किसी मेटल से लेगा। अब बेटा ये जो आयन बनाएगा ये क्या होगा, O2-। ठीक है, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई, 2 और 8। अब देखो K भी कम्प्लीटली फिल है, L भी कम्प्लीटली फिल है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके अलावा जो इनकी स्टेबिलिटी है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है अब हम थोड़ा समझते हैं कि ये आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल लेंगे अपने कॉमन सॉल्ट का। अब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता हमारा NaCl। NaCl। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे अब समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। Na क्या है, एक मेटल है, Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। भैया अब इनमें आपस में रिएक्शन कैसे हुआ होगा, अब इसकी केमिकल नेचर समझते हैं कि ये केमिकली कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं Na होता है सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, 2-8-1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो ये किसी को दे सकता है। Na का एटॉमिक नंबर बेटा इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, ये 11। आपको याद होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। ऐसे बेटा Cl की कितनी होती है, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। जब आप इसको ऐसे लिखोगे 2-8-7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके पास एक एक्स्ट्रा था ये, और इसके पास एक कम है, ये एक प्लस था, ये इसके पास एक माइनस में है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और आपस में दोनों अटैच हो जाएं, तो बेटा देखो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो इनका जो कंपाउंड बनेगा, जो इनका सॉल्ट बनेगा वो भी स्टेबल, मतलब ये आपस में रिएक्ट हो गए हैं, इनका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको लिखेंगे कैसे, वो बेटा देख लेते हैं, एक बार समझते हैं। Na है 2-8-1, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na प्लस बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब हम किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, NaCl की, तो ऑब्वियस सी बात है किसको दिया होगा, Cl को। Cl क्या होता है, क्लोरीन। ऐसे ही बेटा हम लोग लिखेंगे Cl को, क्या था इसका 2-8-7, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब क्या बनाया, Cl माइनस आयन, नेगेटिव आयन बनाया बेटा। अब ये Cl माइनस आयन बन गया है इसका, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, इसने एक ले लिया, इस वजह से इसके ऊपर माइनस साइन आ गया है।
अब बेटा इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी फॉर्मेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे। बेटा फॉर्मेशन लिखने का मेथड होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम एक बार उसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। ये बेटा ध्यान से बनाना है इसको। Na के पास मान लिया हम लोग जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Na के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं डॉट से शो कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। और प्लस Cl बेटा, Cl के पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा Cl के पास कितने हैं 7। अब मान लेते हैं हम लोग जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, 7 है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे होने क्या लग रहा है, यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन अपना Cl को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा अलग दिखाने मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और जो हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा वो है Na प्लस, क्योंकि बेटा प्लस इसलिए लिखा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, और साथ में क्या है Cl, ये Cl के साथ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। अब बेटा जो एक एक्स्ट्रा लिया था वो Na का था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और बेटा माइनस का साइन, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन Na से लिया है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। डिस्कस करेंगे इसके एक सेकंड एग्जांपल को लेकर, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब एक बार इसको अलग अलग लिख लेते हैं। Mg क्या है हमारा एक मेटल और Cl क्या है एक नॉन मेटल। अगर मैं बात करूं Mg की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा 282। अब इसके पास K शेल में तो कंप्लीट है, L शेल में 8 है कंप्लीट है, लेकिन जो बेटा शेल M है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो बेटा हमें पता है मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो ये क्या बना लेगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने किसी को दे दिए। अब बात करते हैं Cl की। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2, 8 और 7, ठीक है। अब देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं से मिल जाए तो ये Cl स्टेबल हो जाए क्योंकि इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा कैसा आयन बनाएगा Cl माइनस आयन, Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं लेकिन इसको चाहिए कितना 1। तो बेटा इसमें ये कैसे स्टेबल होगा। तो ये जो Mg है ये Cl को क्या कहता है, भाई मैं तुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दे दूँ लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो बेटा Cl क्या कहता है इसे, Cl कहता है कि भाई मैं अपने जैसा एक Cl और ले आऊँगा, अब वो जो दूसरा Cl आएगा वो भी स्टेबल हो जाएगा तुम्हारी वजह से और मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। तो बेटा एक बार इसको बना के देखते हैं। Mg ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर लेते हैं Cl। Cl के बेटा कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं 7, ठीक है। अब बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चलो इसने इसको दे दिया, आ गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन Mg के पास तो अभी एक एक्स्ट्रा रह गया, तो ये Cl अपने जैसे एक Cl और लेके आता है। अब बेटा यहाँ पे जैसे ये Cl आएगा इसके पास भी कितने हैं 7 हैं। अभी मैग्नीशियम क्या करेगा, ये मैग्नीशियम इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ये इसको दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसके भी कितने हो गए कंप्लीट हो गए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसके भी 8। और बेटा इसके कितने रह गए 2 और 8, इसके भी कंप्लीट हो गए अपने। तो बेटा हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे
ब्रैकेट में Mg2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और बेटा Cl को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा। लेकिन बेटा हम तो एक ही Cl को लगा पाए। अब बेटा Cl कितने थे? 2, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख देंगे 2। ये हो गया बेटा MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसे बनता है। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे होने क्या लग रहा है, यहाँ पे जो आयंस हैं उनका कहीं पे गेन हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है। मतलब जो आयंस है उनका क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ आयंस। अब बेटा जहाँ पे भी जो बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ आयन से बनते हैं उन्हें हम लोग एक नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? वो है बेटा आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, घबराओ मत, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आयनिक बॉन्ड्स हैं इनके बारे में अब हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और बेटा इन द एंड हमेशा की तरह अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।